एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस बुक का जो फर्स्ट बुक है, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 में दो बुक्स हैं। तो जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो जैसे नाम से मतलब पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग चीजों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, फंक्शंस कौन से होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस तरह के बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ऑफकोर्स किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात, हम इस बुक में पूरी की पूरी जो बुक है, मैं एक चैप्टर की बात नहीं करी, पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद in the chapters that follow, you will read information about various aspects of the working of our constitution। इसके साथ ही आप इस चैप्टर में, इसके जितने भी चैप्टर्स है उसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन पता करोगे। आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंट लेवल पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरह से काम करता है, बेसिक उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से वो काम करता है। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। इसके साथ ही आप ये भी पढ़ोगे कि गवर्नमेंट के वेरियस इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और साथ में ही जो गवर्नमेंट होती है उसके डिफरेंट लेवल भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है आपका, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, ये आपके वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। और जो आपके जो गवर्नमेंट होती है वो डिवाइडेड होती है वेरियस लेवल्स पे। वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से काम करते हैं, इनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह से कोऑर्डिनेट होकर ये लोग काम करते हैं। सारे जो ऑर्गन्स है वो भी वेरियस इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, और जो क्यों काम करती है, ऐसा कहाँ लिखा है कि इनको ये काम करना है। बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शंस, बस इससे पहले कि हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ें, स्टार्ट करें, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India। तो इससे पहले हमें ये पता अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर इसके जो भी वेरियस ऑर्गन्स है, लाइक इलेक्शंस हो गया, प्रोसेस हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो इन सब के बारे में जानने से पहले हमें ये भी पता करना है कि किस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो है गवर्नमेंट की, किस तरीके से काम करती है, कहाँ इनके बेसिक प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं। तो ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट आती है, इनके जो काम आते हैं वो बेसिकली ऑरिजिन, इनका जो ऑरिजिन है, जो इनकी उत्पत्ति का मेन सोर्स है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कितना ब्रीफ है, कितना डिस्क्रिप्टिव वे है कि उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसके बाद आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप किसी भी चीज को पढ़ तो लेते हैं बट आपको, आप मार्क्स भी ले लेते हो, आप पास भी हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, बट आपको नॉलेज नहीं होती। तो देखिए, हम हर सब्जेक्ट को स्कोर करने के लिए नहीं कि हम हाँ भाई 100 में से 100 मार्क्स आ गए और हम तो टॉप कर गए, नहीं, हमें पढ़ना है अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। बट आपको जब फ्यूचर में कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपके पास आंसर नहीं होता, तो तब आपके मार्क्स आप हर जगह शो नहीं कर सकते, बट आपकी ये नॉलेज है जो आप हर जगह शो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। इसके बाद जो आता है सेकंड, वो आता है व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या काम करता है। उसके बाद हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। इसी साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वेरियस ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, वेरियस लेवल होते हैं गवर्नमेंट को, तो किस तरह से पावर को एलोकेट किया गया, डिवाइड किया है इन सोसाइटी में, किस तरह से ये काम करता है। उसके बाद what was the way in which the Constitution of India was made। अब आपको ये तरीके बताने हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का वो बना है। ठीक है, तो इसमें हमें वो तरीके पता करने हैं, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो चलिए, आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन वाला। इसके बाद जो आपका सेकंड पेज आता है बुक का, वो है आपका, और इसमें टॉपिक बिल्कुल हेडिंग जो है मेंशन की गई है,
व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ बिल्कुल हमारे एकदम जहन में ये सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है कि, और इसकी क्या जरूरत है, क्या बिना इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हम आराम से इस कंट्री में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है आप देखते हैं, इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही आ रहे हैं बार बार इसके अंदर ही। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है। व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके काम क्या है। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या काम करता है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, क्या हमारी डेली लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल है, क्या इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक, तो इनका इन क्वेश्चंस का आंसर देना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी मेन हेडिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फंक्शन, जो अगर हम फंक्शंस की बात करें क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन ही आ गया, पहले आ गया व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम अच्छे से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स और लॉज। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, वो जो पब्लिक होती है, जो सिटीजन होते हैं, वो उसको फॉलो करके रूल करते हैं और साथ में वहां पे रहते हैं। इसके साथ ही जो व्हाट आर इट्स फंक्शंस, तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं इस चैप्टर में, तो आपके 4 मेन फंक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस बुक में मेंशन करे गए हैं। तो उसको पहले डिटेल में, जैसे कि एनसीईआरटी की वो हर इस चीज को एक्सप्लेन करती है थ्रू अ स्टोरी, तो है ना, स्टोरी और कंटेंट के साथ। तो उन्होंने सीधे फंक्शन ही देते, पहले उसको बोलते हैं कि आप अच्छे से समझो पैरावाइज। ठीक है, फिर उसके बाद वो हाईलाइटेड लाइंस में उसके फंक्शंस दे देते हैं जो आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वही मेन हेडिंग्स होंगी, उसके अंदर जो यहाँ पे कहानियां आपको बताई गई है स्टोरी के थ्रू जो समझाया गया है, वो आपको उस हेडिंग के अंदर मेंशन करना है। तो जो पहला फंक्शन अगर बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो एश्योरेंस का मतलब होता है बिलीव, ट्रस्ट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी वर्ड मीनिंग्स के साथ ही, साथ में मैं आपको इसके एंड में, वीडियो के एंड में आपके जो पेज वाइज वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको जब भी टाइम मिले आप इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो, और आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या मेन कंटेंट हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। पहले अपने आप को आप एक मेंबर समझ लीजिए, और किस सोसाइटी का, किस ग्रुप का, एक लार्ज ग्रुप का। ठीक है, फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद अब आप थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि इस ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वास्तव में जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल होता है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, जोन होता है, तो आपके ग्रुप की भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, कोई फीचर्स होते हैं। शायद आपका ग्रुप बहुत शैतान वाले उसमें कैटेगरी में आता हो, या बहुत पढ़ने वाली कैटेगरी में, या बहुत खेलने वाली कैटेगरी में आता हो। तो इस तरह से ग्रुप जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो कैटेगरी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ग्रुप में, शायद वो आप में भी हैं, तभी आप उस ग्रुप में गए ना। इसके बाद द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। अच्छा, अब जब इस ग्रुप की मैं बात करूं, तो इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो डाइवर्स हैं। ठीक है, डाइवर्स इन वेरियस वेज मतलब अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उनके कान और हाथ में मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, नहीं, उनकी सोच से लेके, उनके रिलीजन से लेके, कल्चर से लेके, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि वो अलग अलग है। कैसे हैं, बट वो एक ही ग्रुप में है, बट उनमें जो कल्चर है उनका वो अलग अलग है। तो दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस। तो आप देखिए किस तरह से अलग है। तो दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंसेस। ठीक है, तो एलिजेंसेस का पहले मैं मतलब बता दूं, सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट और अ काइंड ऑफ बिलीफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंसेस, वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानते हैं। जैसे सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम्स, सम क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। तो इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं जिसमें आप भी हो, तो उसमें जो रिलीजियस अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, एलिजेंसेस मतलब फॉलो एनी रिलीजन, एनी प्रोफेशन, एनी बिलीफ। तो इसमें कुछ है हिंदूज हो गए, कुछ मुस्लिम्स हो गए, कुछ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी रिलीजन को मानते ही नहीं। ठीक है, किसी को फॉलो नहीं करते वो अच्छा, ये पॉसिबल है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहां पे रिलीजन को लेकर कोई बात नहीं, आप फॉलो करना चाहो करो, करो, आप नहीं करना चाहते आप मत करो। उसके बाद दे आर ऑल्सो वेरिड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। रिलीजन के हिसाब से वो अलग है, इसके साथ ही वो और कुछ बेसिस में भी अलग अलग है। तो वो देख लेते हैं वो किस तरह से, कुछ और अलग चीजें हैं उनमें। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन। ठीक है, परस्यू मीन्स किसी चीज को फॉलो करना। ठीक है, फॉलो कर लीजिए आप। तो इस टू फॉलो समबडी, तो एक तरह से प्रोफेशंस को फॉलो करना किसी भी चीज को। तो यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं। हैव डिफरेंट एबिलिटीज, हर एक इंसान की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। कोई 4 घंटे काम कर लेता है, कोई 2 घंटे में थक जाता है, या कोई 2 मिनट भी काम नहीं कर पाता है। हैव डिफरेंट हॉबीज,
हॉबीज भी सबकी अलग है इस ग्रुप में, डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग, हर किसी का अपना अपना अलग टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट अलग अलग है, जैसे कुछ को फिल्म पसंद है तो किसी को बुक्स पसंद है, सम आर रिच एंड सम आर पुअर, इस ग्रुप में कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, सम आर ओल्ड सम यंग, कुछ बूढ़े हैं कुछ यंग हैं, इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अच्छा, आप थोड़ा सा आप ये भी सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं, उनमें कुछ कुछ बातों को लेके, लाइफ के कुछ कुछ मुद्दों को लेके कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाता है, ठीक है, छोटे मोटे झगड़े या वाद विवाद हो जाता है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। अच्छा, एक चीज ये भी आती है कि एक इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक होना चाहिए। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड। अच्छा, इसके साथ हमें ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ये कंपल्सरी है सोसाइटी में, इस ग्रुप में अगर सोचा जाए कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को बी अलाउड टू डिसाइड, हर चीज पेरेंट्स को मर्जी होती है कि वही अपना डिसीजन ले, क्या बच्चों की कोई मर्जी नहीं होती। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्टैंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके साथ ही जो ग्रुप के लोग हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कितना खर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे वॉचमैन वगैरह अपॉइंट करते हैं और बॉडीगार्ड रख लेते हैं, तो और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, या आपको लगता है उनको और पार्क्स बनाने चाहिए, पब्लिक पार्क्स। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। ये देखिए सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। या तो इस ग्रुप में जो है कुछ लोगों को हम अलाउ कर दें कि वो दूसरे लोगों पे मन मर्जी अपना हर चीज चलाएं और दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दें, डिस्क्रिमिनेट कर दें, है ना, भेदभाव करें। तो एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो जब ये सारे क्वेश्चंस आप किसी भी इंसान से पूछोगे, किसी भी 10 लोगों से आप ये सवाल पूछोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे, ठीक है। एलिसिट मतलब होता है टू मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन लोगे लोगों से, और जब आप ये इन्फॉर्मेशन लोगे 10 लोगों से, तो आपको 10 तरह के अलग आंसर मिलेंगे रिलेटेड टू, देखिए क्वेश्चन सेम होगा बट आंसर अलग मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम में भी क्वेश्चन एक ही आता है बट हर बच्चा अपनी लैंग्वेज में वो आंसर लिखता है, तो आंसर अलग अलग हो जाता है। बट फॉर ऑल दियर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर। बट इन सभी भेदभाव के, जैसे डाइवर्सिटी बोला गया है, जब से अलग अलग हर चीज अलग अलग है उनमें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अलग है, रिलीजन अलग है, उनका अमीर गरीब पैसे के हिसाब से भी अलग अलग है, हॉबीज भी अलग है, हर चीज अलग है, प्रोफेशन अलग है। बट एक पॉइंट यहाँ है कि ये सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं। और आप जैसे बोला कि आप कल्पना करो आप इस ग्रुप के मेंबर हो, तो हर एक भेदभाव के साथ आप मिलजुल के उस ग्रुप के साथ रह रहे हो, आपके लड़ाई झगड़े भी होते हैं फिर भी आप रहते हो उस ग्रुप में। तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो आंसर देखिए आने वाला है इसका। आंसर ये कहता है हमें, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। क्यों वो एक साथ रहते हैं मिलजुल के, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतना सारा भेदभाव होने के बाद भी वो एक साथ मिलकर क्यों रहते हैं? तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। जैसे हमें अच्छे से पता है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल और बी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली हम यही पढ़ते हैं कि इंसान किस तरह से सिविलाइज्ड हुआ, ठीक है ना, सिविक्स, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स भी बोलते हैं, कि जब इंसान ने सोसाइटी में रहना स्टार्ट किया तो किस तरह से वो सिटीजन बना, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग से एक सिटीजन बना, किस तरह से उसने अपने आप को सिविलाइज किया। तो दे आर डिपेंडेंट क्योंकि वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं वेरियस वेज पे, ठीक है। जैसे अगर टेलरिंग का काम है तो आप वो काम खुद नहीं कर सकते, ठीक है, वॉशरमैन का काम है वो आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से जो बाल कटाने वाला जो काम होता है वो भी आप खुद नहीं कर सकते, उसको आपको हेल्प चाहिए किसी की। तो इस तरह से आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हो। तो इस डिपेंडेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। तो ये जो आपकी लास्ट 3 लाइन है ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। किसका फंक्शन बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले काम क्या होता है। तो पहला काम यही है, दे रिक्वायर दी कॉपरेशन ऑफ ईच अदर। तो ये लोग सब मिलजुल के इसलिए रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पे निर्भर है, इनको एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए। व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। और क्या फिजिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये मजबूरी में या किसी भी वजह से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से ये सब के सब साथ में रहते हैं और शांति पूर्वक रूप से रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो वो पीसफुली रह नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपरेशन जरूरी है, डिपेंडेंस है। देखिए हर एक वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हर एक वर्ड को समझिए, क्योंकि आप जब आंसर लिखने जाएंगे तो आपको ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखने हैं। देखिए एक लाइन में 3 वर्ड आए हैं। पहली बात डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, सेकंड चीज कोऑपरेटिव है, कॉपरेशन चाहिए,
और थर्ड वर्ड क्या है, पीसफुली। डिपेंडेंट होंगे तो कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन होगा तो पीसफुली रहेंगे, ठीक है। आप वो चीज जो हमें पीसफुली रखती है इस कंट्री में, वो देखिए पेज नंबर 3 में आंसर है। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules। देखिए ये लाइन, ये इसका आंसर है, रूल्स। तो मैं वर्ड आपके लिए रखूंगी रूल्स। आपका जो फोर्थ हेडिंग का इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जो आपको याद रखना एग्जाम में, वो है रूल्स। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि किस तरह से लोग सब पीसफुली एक जगह रहते हैं, तो वो आंसर क्या है, क्योंकि हर किसी के पास मिलजुल के जो लोग रहते हैं ग्रुप में, वो एक लॉ के लिए बेसिक रूल्स जो होते हैं, लॉ जो होता है उसके लिए सब एग्री करते हैं कि सब हम मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहें नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, मानेंगे, ठीक है, सब मानेंगे। तो ये बेसिक लॉज हैं, बेसिक रूल्स हैं जिनको हर कोई फॉलो करता है और जिसकी वजह से वो सब शांतिपूर्वक एक कंट्री में रहते हैं। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स। आप देखिए क्वेश्चन आ गया, पहले रूल्स दे दिया, आप पूछा कि रूल्स की जरूरत क्या है, क्यों रूल सही है। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन। अच्छा अब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये रूल्स नहीं है सोसाइटी में, तो अब क्या होगा, फिर क्या होगा कंट्री में। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अगर कुछ बेसिक रूल्स ना बनाए गवर्नमेंट, कुछ बेसिक रूल्स समझिए है ही नहीं, तो क्या होगा। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। तो तब क्या होगा, तब हर जो एक अकेला इंसान इस सोसाइटी में रहता है वो इनसिक्योर हो जाएगा। उसको जो जीवित रहने के लिए जो सिक्योरिटी एकदम बिलीव होता है कि हाँ मैं इस कंट्री में सिक्योर हूँ, मैं इस सोसाइटी में सिक्योर हूँ, है ना, मैं अगर कुछ बोलूं तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे मार दिया जाएगा। तो जब ये फीलिंग आ जाती है इंसान में तो वो अच्छे से डेवलप कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। बट अगर ये बेसिक रूल्स नहीं हुए तो हर एक इंडिविजुअल में अपनी क्या आ जाएगी, फीलिंग, इनसिक्योरिटी को लेके बहुत फीलिंग आ जाएगी। और इस वजह से क्या होगा, वो अपने आप को हर जगह इनसिक्योर समझेगा और उसे लगेगा कि कोई और मेंबर उसको कोई हार्म ना पहुंचा दे, ठीक है। उसे नहीं पता कि दूसरे ग्रुप का जो मेंबर वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, ठीक है। और साथ में आप क्या क्लेम कर सकते हो, आपके पास कोई राइट्स हैं क्या, आप किस बिना पे बोल सकते हो कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसे किया या इसको नहीं करना चाहिए था। तो एनी ग्रुप विल नीड some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। तो ये लाइंस आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो एनी ग्रुप विल नीड, तो हर एक ग्रुप को कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। और ये बेसिक रूल्स कैसे पता होने चाहिए, पब्लिकली प्रोमुलगेटेड। इसका मतलब होता है कि पब्लिकली कोई भी लॉ बना है तो उसको अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि हर एक इंसान को, उस मेंबर ऑफ द सोसाइटी और मेंबर ऑफ जो ग्रुप है उसको ये बात पता चल जाए कि हाँ ये लॉ बन गया है, ये रूल बना है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, हमें मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें इस बेसिक रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे, हम करेंगे अचीव मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग ये बनता है, ठीक है, बेसिक रूल्स के बाद मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आप मार्क करते जाइए आपके कितने पॉइंट्स हो गए, कितने हेडिंग्स बन गए। फिर उसके बाद बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी इनफोर्सेबल। ऐसा ना हो कि ये रूल्स आपको पता तो है, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, आपने सुन लिया, आपको पता है, बट दे मस्ट ऑल्सो बी इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मतलब कि ये जो लॉ है ये आपको यूज करने हैं, यूटिलाइज करने, इनको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए ये लॉ है, नहीं, आपको इनको अपने प्रैक्टिकली लाइफ में इनको अडॉप्ट करना है, आपको अपने बिहेवियर में इस चीजों को फॉलो करना है। इफ सिटीजन हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को लगे, एश्योरेंस मतलब जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्ट, अगर उनको ये ट्रस्ट हो जाए, हैव नो, उनको ये लगे कि दूसरे लोग तो ये फॉलो ही नहीं करेंगे, देन फिर उसके बाद क्या होगा, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीजन टू फॉलो दीज रूल्स। तो फिर वो सोचेंगे जब वो लोग नहीं कर रहे तो हम क्यों फॉलो करें। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब रूल जो होता है वो हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम क्यों फॉलो करें। सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली इनफोर्सेबल गिव्स एन एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट others will follow these, for if they do not do so they will be punished। तो ऐसा ये कहा गया है कि ये जो रूल्स हैं ये लीगली इनफोर्सेबल होंगे, ठीक है। लीगली मतलब लीगल तरीके से आपको ये रूल्स फॉलो करने। अगर कोई भी ये रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पनिशमेंट कौन देगा, तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो लॉ का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, वो उस तरीके से फॉलो होगा। फिर इसके साथ ही आप देखिए जो ये ब्लैक हाईलाइटेड लाइन की मैंने जो बात की थी वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इज टू प्रोवाइड
a set of basic rules, जो कि डेफिनेशन होगी, what do you mean by constitution? तो constitution is the set of basic rules, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताता है, कुछ बेसिक रूल्स देता है, और उस बेसिक रूल्स में क्या है, वो अलाउ करता है फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो चाहे बेशक कितना भी भेदभाव हो, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन ये कहता है, कुछ बेसिक रूल देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सब लोग मिलजुल के आराम से शांतिपूर्वक इस देश में रहें। तो ये आपका मेन जो फर्स्ट फंक्शन था वो इस पेज में आपको पूरा बताया गया। इसके साथ ही कुछ एक्टिविटी है जो आपको टीचर्स आपकी दे सकती हैं करने के लिए, तो वो आप अपने आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको पूरा मेन जो कंटेंट था वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और मैं आपको उस डाउट्स को पूरी कोशिश करूंगी सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आप एक अच्छे से देख लीजिए पूरा का पूरा जो कंटेंट था, और मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको अच्छे से बता दिए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बिल्कुल वर्ड मीनिंग्स वाला पेज भी दिखा देती हूँ, जो आपको पेज नंबर वाइज पूरे के पूरे पेज नंबर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स, देखिए हर किसी के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट वर्ड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। शायद जो मेरे लिए डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके वर्ड मीनिंग्स मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर दिया है। और मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं हर एक इजी वर्ड का लिखूं, ताकि हर एक बच्चे को पूरी प्रॉपर नॉलेज मिले, ठीक है। तो पेज नंबर 2 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दिए, पेज नंबर 3 के लिख दिए हैं जो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पेजेस जो है वो भी एक्सप्लेन करूंगी विद इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। Okay, thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.